हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मवर्ल्ड ऑफिशियल। सो गाइस, जैसा कि मैंने बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का वीडियो लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, जैसा कि आपके कॉलेज में होते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा और आपके सारे सिलेबस में कंप्लीट कर दूंगा। तो सारे लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेट कर लो, क्योंकि जितने लेक्चर मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन सी वीडियो मैंने अपलोड करा है, कौन से टॉपिक का अपलोड करा है। तो गाइस, ये रहा अपना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर मैंने अपने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगर आपने देख लिया है तो इससे स्टार्ट करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको बी फार्मेसी का अब तक सिलेबस नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ मैं उस पर अपने चैनल पे। इसी चैनल पे आप विजिट कर सकते हो। मैंने बी फार्मेसी के सारे सिलेबस जितने हैं फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू एट सेमेस्टर टॉपिक वाइज मैंने बनाया है ऑल सब्जेक्ट का। तो आप प्लीज़ जा करके विजिट करो। अगर आपको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जीमेल आईडी सेंड कर दो, या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया अपने इंस्टा का, या आप फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, और मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बस इतना इन्फॉर्मेशन था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला अपना टॉपिक है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन का मतलब सिंपल समझ में आता है कि 4-5 पार्टिकल्स का साइज अलग अलग होगा और उसको सेपरेट करना होगा। सिंपली मतलब यही होता है। साइज सेपरेशन का मतलब क्या हो सकता है, लाइक आप मिक्सचर देख लो किसी पार्टिकल्स का, लाइक सॉलिड पार्टिकल्स हैं, 4-5 सॉलिड पार्टिकल्स है, सारे के शेप अलग है। लाइक आप स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एंड सर्किल हो गया, एंड सेमी सर्किल हो गया, सारे के सारे का एक मिक्सचर बना हुआ है। एंड उसको आपको सेपरेट करना है। स्क्वायर वाले को अलग करना है, एंड सर्किल को अलग करना है, सेमी सर्किल अलग करना है, आपको रेक्टेंगल अलग करना है। दैट्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द साइज रिडक्शन। और इसका कोई सीन नहीं है। बाकी कैसे करना है और कब करना है और कौन कौन से मेथड करने हैं, ये सारे हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं बता दूँ, ये साइज सेपरेशन तो हमें ड्रग्स के प्रिपरेशन में ही काम आने वाला है। जैसे मैंने एग्जांपल्स के लिए दे दिया है कि स्क्वायर रेक्टेंगल वाला, स्क्वायर रेक्टेंगल बस आपको समझने के लिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना स्लाइड पे चलते अपन। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो साइज सेपरेशन का पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे साइज सेपरेशन का, और द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स, सीप्स। सीप्स का बेसिकली मैं बता दूँ, छन्नी होता है, वो जो आटा चालते हैं घर पे, वही छन्नी है और कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी है कि हमने वहाँ पे यूज किया था स्क्रीन वर्ड, और यहाँ सीप यूज करेंगे। तो बेसिकली मतलब उसका वही है, छन्नी है, दोनों दोनों का मतलब छन्नी, जैसा कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो अगर वहाँ पे आपने विजिट किया है तो सही है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो। अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कंटेंट उससे रिलेटेबल होने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ पे मैंने एक स्क्रीन वर्ड यूज किया था। बेसिकली जो हैमर वाले मील होते हैं वहाँ पे, जो साइज रिडक्शन के यूज में आते हैं, वो मील अगर आपने देखा है तो सही है। तो वहाँ मैंने एक स्क्रीन वर्ड यूज किया था। स्क्रीन यानी कि छन्नी होता है, और सीप्स का मतलब भी छन्नी होता है। बेसिकली दोनों का मतलब सेम है। सो अपना नेक्स्ट है साइज सेपरेशन का प्रिंसिपल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, एंड यूज, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स सारे देखेंगे। बेसिकली सीप्स एक साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर, ये सारे ही सारे बेसिकली एक साइज सेपरेशन का मेथड है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, और हम प्रेजेंटेशन पेज बाय पेज हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे पता लग जाएगा आपको कि ये क्या है। ओके। सो नेक्स्ट अपना स्लाइड है साइज सेपरेशन। तो साइज सेपरेशन जैसा कि मैंने बताया आपको, वो यहाँ पे डेफिनेशन है, बस एक बार पढ़ देता हूँ मैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द डिजायर साइज फ्रॉम अ मिक्सचर द वेरियस पार्टिकल साइज। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया यार, बहुत सारे डिजायर मिक्सचर्स होते हैं, उनका अलग अलग साइज होता है, और उनमें से जो हमें पार्टिकल्स की साइज़ अलग अलग चाहिए होंगे तो वो हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली सेपरेशन का मतलब वही होता है। एंड द साइज सेपरेशन ऑल्सो नॉन एज सीविंग, शिफ्टिंग एंड स्क्रीनिंग। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था पिछले प्रेजेंटेशन में कि स्क्रीनिंग का मतलब भी छन्नी ही होता है, जो हम छानते हैं। ओके। तो स्क्रीनिंग का मतलब भी वही है, और सेविंग यहाँ वर्ड आ गया, एंड द शिफ्टिंग भी है। तो यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं जो कि साइज सेपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं उसके बिहाफ में। It gives particles of varying size. Get narrow particle size, shifting is done. Reduction of size along are not sufficient to obtain the mono size or narrow size range. Powder of size reduction followed by the size separation should be combined to obtain the powder of the desired size. तो बेसिकली ये डेफिनेशन है अपना साइज सेपरेशन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना। बेसिकली आप एग्जांपल्स के लिए ये देख सकते हो, लाइक सपोज कर लो एक ये ब्रिक है, ओके,
एंड ब्रिक पर अगर एक बार हथौड़ा मार लो, एक बार नहीं, चलो 4-5 बार मार लेते, ठीक है, तो ये कंपलसरी तो नहीं है ना कि ब्रिक एक बार मारो या 10 बार मारो, ठीक है, 10 बार ही मार लेते, चलो ठीक है, 10 बार ब्रिक पे हम हथौड़ा मार लेते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे पार्टिकल्स एक साइज में ही टूटेंगे, ये तो ज़रूरी नहीं है ना, कोई बड़ा होगा, छोटा होगा, कोई पाउडर फॉर्म में भी आ जाता है वहाँ पे अगर ब्रिक पे आप मारते हो हथौड़ा। तो वही बेसिकली यहाँ पे है। एंड ये सारे पाउडर्स हो गए, या फिर तो छोटे छोटे पाउडर्स भी हैं, फिर साइज़ ये सारे अलग अलग साइज़ हैं। लाइक यहाँ पे देख सकते हो पेंटोज का साइज़ जो है, एंड द सर्कल का साइज़ है, एंड द स्क्वायर है, एंड द डॉटेड साइज़ है। ये सारे के सारे साइज़ हैं जो कि एक बड़े से पार्टिकल्स को तोड़ा गया, तो इसका साइज़ ऐसा ऐसा है, बट हमें साइज़ को सारे को सेपरेट करना है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साइज़ सेपरेट हुआ है, यहाँ पे सर्किल वाले अलग आ गए, डॉटेड अलग आ गए, एंड देन द पेंटोज वाला जो स्ट्रक्चर है वो अलग आ गया। बेसिकली साइज़ सेपरेट हो गया, एक पार्टिकल्स को तोड़ा गया, उसका पार्टिकल छोटे छोटे हुए, एंड देन उसको सेपरेट कर दिया। बेसिकली इसका मतलब यही हो गया। ओके, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इसका क्या है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइज सेपरेशन का होता है टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ द टैबलेट एंड द कैप्सूल, यानी कि टैबलेट और कैप्सूल जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, अभी तो करते नहीं बट करेंगे, हम फ्यूचर में करेंगे, जरूर करेंगे। तो उसके जो साइज़ होते हैं ना वो टैबलेट्स के वो डिटरमाइन होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए और वो फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक एक साइज़ हो गया 10 माइक्रोमीटर का और एक 4 माइक्रोमीटर, एंड लाइक वेरी साइज़ नहीं होना चाहिए, साइज़ एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, आप अगर टैबलेट बनाओ या कैप्सूल अगर इन फ्यूचर ज़रूर आप बनाओगे, तो उस टाइम ये माइंड में रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी रहता है कि साइज़ बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली होने चाहिए और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली नहीं होगा, अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर साइज़ ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा। बेसिकली अगर हमने टैबलेट बनाया, ओके, या फिर कैप्सूल बनाया, तो कैप्सूल में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर वो ग्रेन्यूल्स का साइज़ वेरी करेगा, लाइक अगर हम उसे इनटेक करते हैं एंड देन अगर वो बॉडी में जाकर डिजॉल्व होता है, अगर बड़ा वाला पार्टिकल तो कुछ टाइम लगेगा डिजॉल्व करने में, एंड देन छोटा वाला पहले हो जाएगा। तो वो जब टाइम ऑनसेट ऑफ एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं कैप्सूल्स का, तो यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा उसका एक्शंस को इफ़ेक्टिव करने का, या फिर आप जो कह सकते हो लाइक मेडिकल इफ़ेक्ट जो आप उसका टैबलेट का या फिर कैप्सूल का जो हमने लिया है वो उसका इफ़ेक्ट शो करने में टाइम लग जाए। इसलिए आप देख सकते हो यार छोटा सा साइज है तो वो पहले हो जाएगा, अंदर बड़ा वाला कुछ लेट से होगा, तो वहाँ पे फिर टाइम वेरी कर जाएगा। वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी हो रहा है अपने कैप्सूल या फिर वो टैबलेट से, वो सारे के सारे वो टाइम वेरी कर जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है पेशेंट को, भी ऑब्वियसली करेगा। To improve the mixing powder, to improve the solubility, stability of the particle during the production. Next बात की जाए तो optimize the feed rate, agitation, screening during the production, quality control of the raw material useful in the production of the tablet, capsule, suspension, ophthalmic preparation, and the ointment and the cream, and etc. बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, सोलिबिलिटी को इन्हांस करने के लिए हमें पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म रखना पड़ता है टैबलेट कैप्सूल्स का जो हम प्रिपेयर करते हैं। एंड बात की जाए यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द रॉ मटेरियल की भी हो जाती है, क्वालिटी वहाँ पे कंट्रोल हो जाती है साइज़ की सेपरेशन की वजह से भी। एंड नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट का होता है, एंड सस्पेंशन में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक बेसिकली होता है जो हम आइज के लिए जो ड्रग्स प्रिपेयर करते हैं वो ऑप्थेल्मिक होता है। एंड बात की जाए ऑइंटमेंट का, तो ऑइंटमेंट बेसिकली जो हम टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा, तो टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हम स्किन पे यूज करते हैं वो टॉपिकल हो गया। लाइक हम कोई क्रीम हो गया या लिनीमेंट हो गया या फिर ऑइंटमेंट हो गया या जेल हो गया, ये कुछ कुछ होते हैं जो हम अपने स्किन पे यूज करते हैं, या फेस वॉश हो गया, ये सारे तो फेस वॉश बेसिकली वो तो लिनीमेंट ही हुआ। तो ये रहा बेसिकली। एंड जेल की बात करिए तो आप देख सकते हो झंडू बाम आता है जो तो वो सारे के सारे जेल में आते हैं। तो ये रहा अपना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के आगे। अब आती है बात एप्लीकेशन ऑफ द साइज सेपरेशन की। तो एप्लीकेशन में आप देख सकते हो बेसिकली टू प्रिपेयर द ग्रैन्यूल्स ऑफ द डिजायर्ड साइज टू इंश्योर द गुड फ्लो एबिलिटी, टू सेपरेट अनडिजायर्ड पार्टिकल्स, टू मेजर अ पार्टिकल साइज एंड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, टू गेट यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया यूनिफॉर्मली डोजेज होने चाहिए, तभी वो अच्छे से डिजॉल्व होगा एंड सोलिबिलिटी इन्हेंस होगी उसकी। ओके, तो आता है मोनोसाइज पार्टिकल्स अंडरगो द लेस सेग्रीगेशन ड्यूरिंग फिलिंग कैप्सूल, द पार्टिकल मस्ट बी यूनिफॉर्म वेटेड एंड द डोजेज। बेसिकली वो डोजेज है, मैंने शायद टाइपिंग में गलती कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया यार, जो मैंने पहले बता दिया ऑब्जेक्टिव में ही कि यार यूनिफॉर्मली साइज डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए कैप्सूल में, क्योंकि यार वो अगर साइज वेरी करेगा तो फिर वो उसका टाइम जो होता है इफेक्ट होने का, वो इफेक्टिव टाइम जो होता है ड्रग्स का वो वेरी करेगा और वो पेशेंट को
प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है क्योंकि यार 10 mg के टैबलेट है और 5 mg बाद में डिजॉल्व होता है एंड 5 mg बाद में डिजॉल्व होता है, तो फिर वो 10 mg की इफेक्टिव चाहिए एक बार में, तभी वो काम कर सकता है। तभी तो वो हम देते हैं एक बार में 10 mg या फिर 600 mg, जो आप कंसीडर कर लो, क्योंकि वो टैबलेट पर डिपेंड करता है और वो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट को कौन सा टैबलेट देना है। बेसिकली उस पर वो डिपेंड करता है। बात यहाँ mg की नहीं है, बात यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की है, साइज सेपरेशन की है। तो यार अगर साइज सेपरेट करना है तो यूनिफॉर्मली करना पड़ेगा, ताकि वो साथ में डिजॉल्व हो, साथ में वो अपने ब्लड में फ्लो करे, और जहाँ पे मेडिकामेंट उसको ट्रीटमेंट मेडिकल इफेक्ट देना है एट सेम इंस्टेंट टाइम पे दे, ताकि वो टाइम वेरिएशन होगा तो फिर वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा अपने टैबलेट या कैप्सूल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है साइज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना कैप्सूल में। तो नेक्स्ट आता है अपना मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। मैकेनिज्म में आप देख सकते हो एगिटेशन, ब्रशिंग एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो मैं आपको एगिटेशन का मतलब सिंपली समझा दूँ यार कि लाइक आपने चलनी देखा होगा घर में, जो आप आटा चालते वक्त यूज करते हो, तो ये एगिटेशन का पहले हम स्टार्ट करते हैं। ब्रशिंग एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो एगिटेशन में आपने देखा होगा, लाइक आपने चलनी घर में देखा होगा यार, जैसे कि आटा चालती होगी मम्मी, तो लाइक अगर ऑस्किलेशंस की बात की जाए तो लाइक फ्रंट एंड बैक, ठीक है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो में ऑस्किलेशन एंड वाइब्रेशन एंड गाइरेशन का मैं अलग से एक वीडियो सोच रहा हूँ बना दूँ। लाइक मैं बस ये प्रिंसिपल बताऊंगा कि ये चन्नी को मूव करना है। ये ऑस्किलेशन, वाइब्रेशन एंड गाइरेशन जो बेसिकली है ना, ये मूवमेंट ऑफ द सीव बोल सकते हैं या स्क्रीन बोल सकते हैं बेसिकली। लाइक अगर ऑस्किलेशन में, तो ऑस्किलेशन का क्या मूवमेंट हो सकता है, लाइक फ्रंट एंड बैक, लाइक फिक्स पोजीशन पे उसको मूव करो, तो वो यार बड़ा आपका कंटेनर है, उसके अकॉर्डिंग आप मूव करोगे, ओके। तो फ्रंट एंड बैक का मूवमेंट करोगे, तो वहाँ से चन्नी से जो भी नीचे जो आटा आएंगे, और वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल या फिर वो जो इंसेक्ट छोटे छोटे होते हैं, या फिर कोई भी गंदगी पड़ा हो, वो अलग साइज सेपरेट हो जाता है, ओके। तो ये ऑस्किलेशन का मेथड हुआ फ्रंट एंड बैक वाला। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो बना दूँ, लाइक ये तो 10 से 20 सेकंड का वीडियो आएगा। ऑस्किलेशन मूवमेंट क्या होता है एंड वाइब्रेशन का मतलब क्या, वाइब्रेशन की एक ही जगह पे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होगा, लाइक मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो बना ही दूँ इसका, ओके। एंड द गाइरेशन की बात की जाए तो गाइरेशन यानी कि रोटेटरी मूवमेंट होता है, ओके। लाइक एक फिक्स पॉइंट हो सेंटर उसका, एंड उसके अराउंड में आप मूव करते रहो, देन वहाँ से वो फिल्टर होके नीचे आता जाएगा और वो साइज सेपरेट होता जाएगा। बेसिकली मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ, इसमें अटैच कर देता हूँ, ताकि आपको काफ़ी इजीली समझ में आ सके। तो ये रहा आपका अपना वीडियो। तो बेसिकली गाइस ये रहा अपना सेव और ये रहा अपना आटा, और हम इसको करेंगे पहले अपना ऑस्किलेशन मेथड। तो पहले देखते हैं, जैसे लाइक ऑस्किलेशन का मतलब होता है यानी कि एंटी पैरेलल मूवमेंट, तो लाइक ऐसे मूव करेंगे। तो ये हो गया ऑस्किलेशन मेथड। तो देखो बेसिकली यहाँ पे आटा गिर रहा है, एंड देन आता है अपना वाइब्रेशन मेथड। तो यहाँ पे डायरेक्टली स्पीड के साथ हम मूव करेंगे, तो ये हो गया अपना वाइब्रेशन मेथड। एंड देन बात करते हैं अगर अपनी गायरेशन की बात, तो गायरेशन बेसिकली ये मूव करते हैं लाइक रोटेशन मोशन के साथ करते हैं। तो ये बेसिकली देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, बट यहाँ पे गायरेशन मेथड का मतलब ये होता है। एंड द ब्रशिंग का भी मैं इसमें बता दूँ, लाइक ये पार्टिकल तो छोटे छोटे हैं, ये तो मूवमेंट से आ जाते हैं, लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि लाइक ये वाले पार्टिकल्स बड़े होते हैं, एंड देन वो मूव नहीं कर पाते, तो हम वहाँ पे लाइक ब्रश यूज करते हैं, एंड देन हम उसकी वजह से इससे हल्का हल्का मूव करते हैं। देन ये आप देख सकते हो बेसिकली अगर इसको मूव करेंगे तो यहाँ से भी वो जो सीप्स के थ्रू जाते हैं पार्टिकल नीचे, तो ये अगर पार्टिकल मोटे रहते हैं ना और ये मूव नहीं कर पाते, देन हम ब्रशिंग का यूज करते हैं। तो ये रहा अपना ब्रशिंग का मेथड हो गया, एंड हमने ऑस्किलेशन देख लिया है, एंड हमने देख लिया वाइब्रेशन क्या होता है एंड गायरेशन क्या होता है। तो यही हो गया अपना सीप, एंड ये रहा अपना आटा, एंड हमने सब कर लिया है। तो आते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ऑस्किलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन क्या है। अब नेक्स्ट आता है अपना ब्रशिंग मेथड। तो ब्रशिंग मेथड पे बात करते हैं पहले। उससे पहले हम इसका एक डिफिनेशन भी देख लेते हैं यार। सीप में बी एजिटेटेड इन द नंबर ऑफ द डिफरेंट वे। ऑस्किलेशन आता है, तो ऑस्किलेशन इज अ माउंटेड और फेम दैट ऑस्किलेट द बैक एंड द फ्रंट, जैसा कि मैंने बताया और वीडियो में आपने देखा। इट इज a simple method but the material can roll on the surface of sieve। sieve का मतलब है छन्नी है। वाइब्रेशन की बात की जाए तो sieve is the vibrate at a high speed by mean of the electric device से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकली आप कर सकते हो या मैकेनिकली कर सकते हो, यानी कि आप खुद से मसल फोर्स लगा सकते हो, या फिर मैकेनिकल लाइक आप कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई गैजेट्स की वजह से आप उसको मूव कर रहे हो किसी मशीन की वजह से, वो मैकेनिकली हो गया। अंदर रैपिड वाइब्रेशन होता है वहाँ पे, जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है।
इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं यार कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं अपना गाइजेशन। तो गाइजेशन भी आपने देख लिया, इसका सिंपल मेथड है ये भी, और बेसिकली कुछ है नहीं, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो वही मेथड को थोड़ा सा इलेबरेट करके दिया। और गाइज अगर आपको इसका भी अगर पीडीएफ चाहिए देन आप मुझे प्लीज़ कमेंट में अपना जीमेल आईडी सेंड करो, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया अपना, एंड अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी तो होंगे, हर चीज़ के फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो पहले एडवांटेज की बात ये तो ये सिंपल मेथड और एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल ही छन्नी है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है ये। और लाइक मैं एक बात बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखा लिया कि तो छोटा सा अगर हमें करना, तो अगर बड़ा सा प्लांट हो तो उसके लिए यार बेसिकली हमें मैकेनिकली मेथड लगाना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल मेथड लगाना पड़ता है उसको मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे आटा की चन्नी तो है नहीं, और छोटा मोटा ड्रग्स का तो प्रिपरेशन होता नहीं है फैक्ट्री में, वो काफ़ी बड़ा बड़ा बल्क में होता है। तो वहाँ पे ये करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर हम इसके लिए कोई अलग सा मेथड लगा दें ताकि उसको ऑसिलेट कर पाएँ या फिर वाइब्रेट कर पाएँ या गाइरेशन कर पाएँ, तो वो थोड़ा सा सस्ता होगा। तो सिंपल मेथड तो है ही है। अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्लॉटिंग बन जाते हैं, जो सीप्स होते हैं छन्नी उस पर क्लॉटिंग बन जाते हैं। अगर बात की जाए क्लॉटिंग की, तो क्लॉटिंग कैसे होता है, तो क्लॉटिंग लाइक अगर थोड़ा सा भी जो पाउडर है या फिर जो पार्टिकल हम सीप पे मूव करा रहे हैं, बेसिकली जब मूव करते हैं तो अगर उसमें हल्का भी नमी हो तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्लस्टर बनाएगा और वहाँ पे वो क्लॉट कर देगा। अगर क्लॉट कर देगा यार तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीप्स के सारे जो भी उसमें सीप्स जो हैं वो सारे के सारे जाम हो जाएंगे और वहाँ से पास करना बंद हो जाएगा, वहाँ से साइज सेपरेशन होना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ड्रॉबैक यही है। एंड साइज रिडक्शन ऑकर ड्यू टू द कोलिजन पार्टिकल्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। एंड गाइज यहाँ पे साइज रिडक्शन भी हो जाता है यार, बेसिकली हमें तो साइज सेपरेट करना है बट यहाँ पे साइज रिडक्शन भी होता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे मूव कर रहे हो पार्टिकल्स को, एग्रीशन हो रहे हैं वहाँ पे, तो यार साइज जो है वो कोलिजन्स की वजह से जो एक दूसरे के साथ वो पार्टिकल्स टक्कर खाते हैं ना, वो कोलाइड करते हैं, एंड देन वहाँ पे साइज सेपरेट होने के साथ साथ वो साइज छोटा भी होता है, क्योंकि यार टक्कर खाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो पार्टिकल्स टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे तो वो टूटेंगे ही। सो नेक्स्ट आता है अपना ब्रशिंग मेथड। यार बेसिकली अगर मैं बता दूँ अपने मतलब से, तो बेसिकली यहाँ पे लाइक वही होता है, सीप ही होता है जो कि छन्नी होता है, और छन्नी पे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लाइक अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो आप मूवमेंट कर लो, कितना भी गाइरेशन कर लो, वाइब्रेशन कर लो या ऑसिलेशन कर लो, वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली उसे ब्रश से हमें मूव करना पड़ेगा। बेसिकली ब्रश का यहाँ पे ब्रशिंग का मतलब वही है। इन दिस मेथड ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ सीप एंड कीप द मेस क्लियर। द ब्रश इज रोटेटेड इन द सेंटर इन द केस ऑफ द सर्कुलर सीप में यहाँ पे सेंटर में मूव करते हैं ब्रश को, बट द स्पाइरल ब्रश is rotate in the longitudinal axis. In the case of horizontal cylindrical sheave, it is used to separate the size greasy और sticky powder। greasy और sticky powder होंगे ना, उनको यहाँ पे सेपरेट करने का काम आता है। और बेसिकली आपने देख लिया कि ब्रश को हम कहाँ मूव करते हैं, अगर वो सर्कुलर हो तो हम उसके सेंटर में मूव करेंगे ब्रश को। सो आते हैं अपने नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा फिजिक्स काफ़ी अच्छे से, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत अच्छे से याद होगा। बहुत अच्छे से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये होता है कि एक पार्टिकल्स है या बहुत सारे पार्टिकल, एक क्यों कंज्यूम करें, हम पार्टिकल बहुत लेते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ओके, एंड तो उनका एक फोर्स लगता है लाइक बीच एक सेंटर पे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल्स के लिए दे दूँ आपको, लाइक आपने साइकिल का रिंग देखा होगा, मूवमेंट होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक बीच में जो रिंग के बीच में एक बैरिंग लगाया होता है, सब के सब जो तीर होते हैं उसके तीर क्या बोलते हो, मैं तो यहाँ पे मेरे लोकल साइड में उसको तीर बोलते हैं, पता नहीं आपके साइड में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बस आप समझ लो, जो उसके तीर होते हैं ना, तीर पे जो भी कनेक्टेड होता है साइकिल का जो रिंग है, ओके, तो वो फोर्स एक्सर्ट करता है, ओके, लाइक वो मूवमेंट टायर कर रहा है, बट वो मूवमेंट किसकी वजह से कर रहा है, सर उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे कौन दे रहा है, बायरिंग दे रहा है वहाँ पे, तो बायरिंग की वजह से वहाँ पे मूवमेंट होता है, और मूवमेंट की वजह से यहाँ पे साइज सेपरेशन होता है। तो बेसिकली ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हम साइज की सेपरेशन कैसे करते हैं, वो अभी डिस्कस करते हैं अभी। इन दिस मेथड द हाई स्पीड रोटेटर इज फिक्स इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर शीव, so that during the rotation the particle throw out the centrifugal force in air stream can be generated by a mean of air gate the equipment which helps in the separation of the particle
साइक्लोन सेपरेटर एंड द एयर सेपरेटर होते हैं इसके। एंड एडवांटेज की बात की तो चांस ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द शिप जो होते हैं लेस होते हैं, क्योंकि यार मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, अब जैसा कि मैंने बताया कि ये यहाँ पे एगिटेशन वाले में, जैसा कि मैंने बताया आपको एगिटेशन वाले में, वो अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं हो पाता है उसमें, और पार्टिकल्स पे ज़्यादा फोर्स नहीं लग पाता है। बेसिकली अगर वो थोड़ा सा अगर गीला हो, थोड़ा सा मॉइस्चर हो उसमें, तो वो क्लस्टर बना लेता है। बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज हर एक पार्टिकल पे मूवमेंट होता है। ओके, पार्टिकल मूव कर रहा है तो अगर वो थोड़ा सा फ्रिक्शन भी पड़ जाता है तो उससे वो थोड़ा सा अगर हीट हो जाता है, एंड वहाँ पे अगर मॉइस्चर हो ना तो मॉइस्चर भी कम हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज का चांस कम हो जाता है। ये रहा अपना ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ द पाउडर। अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 5 ऑफिशियल स्टैंडर्ड पाउडर का होता है। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे, बेसिकली मैंने ना इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक कर दिया, इस वजह से वो दिख नहीं रहा है, बट मुझे दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वीडियो क्वालिटी इंक्रीज करो तो शायद आपको दिख जाएगा। सो जो 5 स्टैंडर्ड जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। पहला होता है कोरस पार्टिकल्स। कोरस का मतलब लाइक आप सीव्स का जो नंबर होता है उसका 10/44 है। वैसे मैं ऐसे बेसिकली आपको नाम बता दूँ, लाइक कोरस पार्टिकल्स होते हैं, कोरस पाउडर बोल सकते हो आप, जैसे मोडेटरी कोरस बोल सकते हो, या फिर मोडेटरी फाइन पाउडर बोल सकते हो, देन फाइन एंड देन द वेरी फाइन। याद करने का सिंपल सा मेथड मैं बता दूँ आपको, 2 चीज़ याद रख लो। पहला होता है कोरस एंड देन होता है फाइन। मैं याद करने का बेसिकली सिंपल आपको बता दूँ, CMMFV याद कर लो। इस पर कोई अच्छा सा वर्ड बना लो, लाइक जैसा भी आपको पसंद आए, जो ईजी हो आपके लिए। क्योंकि यार कोरस के बाद आता है मॉडरेटरी कोरस एंड देन मॉडरेटरी फाइन एंड देन आपका आता है फाइन एंड देन आता है वेरी फाइन। ओके, तो ये सारे पाउडर के साइज हैं। ओके, तो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कैसे कैसे क्या, लाइक देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रेड ऑफ द पाउडर का क्या क्या है। कोरस का है, सीव का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, बेसिकली आप देख सकते हो, यार पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत है। यहाँ पे रट्टा मारने वाला काम चलेगा। यहाँ पे आप चतुर बन जाओ एंड रट्टा मारो, रट्टा मार वाला सीन होगा यहाँ पे। बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ अब। सो आता है सीप का, तो बारे में पहले हम जान लेते हैं। सीप का तो हमने देख लिया कि मूवमेंट कैसे होता है, बट सीप का क्या क्या सीन होता है, कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानना होता है। तो सीप के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो सीप फॉर फार्माकोपियल टेस्टिंग एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर, क्लॉथ, द स्क्वायर मेस, woven foam wire of brass, bronze, stainless steel and the other suitable material। लाइक देख सकते हो यार कि मतलब छन्नी किस चीज़ का बना होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ों का बना होता है। बेसिकली इसका मतलब ये, इसमें कोई समझाने लग तो है नहीं। वायर शुड बी यूनिफॉर्म सर्कुलेटेड क्रॉस सेक्शन, शुड नॉट बी कोटेड और प्लेटेड, there should be no reaction with a material for the sieve and the substance being sifted। बेसिकली यार सीप्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पार्टिकल्स के, देखो जैसे कि ये छोटा सा साइज अपन ये एज्यूम करते हैं, जैसे कि ये रहा अपना, ठीक है। तो इसका सारा का साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए यार, तभी तो सारे साइज जो निकलेंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। क्योंकि यार छन्नी आपने देखा होगा कि सबका साइज जितना भी इसमें लाइक होल बोल सकते हैं हम अपने लोकल लैंग्वेज में, जो भी छन्नी में होल होते हैं ना वो सारे के सारे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड साइज होते हैं। वो साइज वेरी नहीं करता है। अगर साइज वेरी करेगा तो फिर छन्नी का यूज का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चाहिए, जो हमें पार्टिकल की साइज चाहिए वो तो मिलेगा, एंड देन जो बड़ा साइज का कहीं कहीं बड़ा हो गया तो वो भी तो आ जाएगा, तो फिर वहाँ पर छन्नी यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सीप्स का जो होल है वो। एंड बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, शुड नॉट बी कोटेड एंड पेंटेड। या कि यार बेसिकली जो पेंट नहीं होना चाहिए और कोटेड नहीं होना चाहिए जो सीप्स का ये जो मेटल हो गया, तो या फिर जो भी कपड़ा का भी बनता है, नेट का भी बनता है, लाइक फाइबर का भी बनता है ये। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यार कि ये इनर्ट मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए क्योंकि हम तो ये आटा चन्नी का तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो समझने के लिए बात कर रहे हैं ना आटा चन्नी की क्या क्या सीन है इसका। बेसिकली हमें करना क्या है इसका, हमें ड्रग का प्रिपरेशन में यूज करना है। तो ड्रग के प्रिपरेशन में अगर हम कोई भी अगर रिएक्टिव मेटल लेते हैं तो हमारा ड्रग के साथ अगर सीव करेंगे तो वो वहाँ पर रिएक्ट करेगा एंड द ड्रग प्रिपरेशन को ख़राब कर सकता है, लाइक इनकम्पैक्टिबल कर सकता है, डिटोरिएट कर सकता है, या फिर उसको पॉइजनस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पे इनर्ट मटेरियल यूज करना है ताकि हमारा जो भी ड्रग है इस छन्नी से रिएक्ट करके अपना केमिकल नेचर चेंज ना कर ले, और चेंज ना करे तभी बेटर होगा, क्योंकि चेंज होगा तो फिर वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये हमें मेंशन रखना है अपने माइंड में, हमें ये
बहुत अच्छे से डाल लेना है। सो नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट रहा अपना स्टैंडर्ड ऑफ द सीव। द नंबर ऑफ sieve number indicate the number of the meshes in the length of 2.54 centimeter in each transverse direction parallel to the wire. Normal size of aperture. It indicates the distance between the wire and the and the micrometer. It indicates the distance between the wire, micrometer or millimeter. Nominal diameter of the wire. Wire mesh sieves are the made for a wire having a specific diameter in the order to give the suitable aperture size and sufficient strength to avoid the deterioration sieve. बेसिकली यहाँ पे समझने की कोई चीज़ है नहीं। तो नेक्स्ट आता है अपना अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज sieve area. The area of the mesh as percentage of the total area of sieve. Generally the sieve area is kept within the range of the 30 to 40% give the suitable length of the sieve. तो टॉलरेंस की बात की जाए, टॉलरेंस लेवल ऑफ द अपर्चर का साइज जो होता है, जो सम वेरिएशन इन द अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल एंड व्हेन दिस द वाइब्रेशन एक्सप्रेस द परसेंटेज इट इज नॉन एज द अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। इसमें भी कोई समझने की है नहीं, बेसिकली यहाँ पे लाइक सब समझाया हुआ है। सो सिप्स के बारे में देखिए कि इंडियन फार्माकोपिया जो आईपी है वो क्या कहता है। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ सिप्स क्या होने चाहिए एंड अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ सिप्स का एरिया क्या होना चाहिए, नॉर्मल मेश का अपर्चर साइज क्या होना चाहिए, टॉलरेंस लेवल अपर्चर कितना होना चाहिए, ये सारे यहाँ पे मेंशन है। ये रट्टू तोता बन के रट जाओ क्योंकि ये समझने वाली कोई चीज़ है नहीं और ना मैं कुछ समझा सकता हूँ ना ही कोई समझा सकता है, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है ही नहीं। मैंने भी रट्टा, आप भी रट लो। सो नेक्स्ट आता है अपना साइज सेपरेशन का मेथड। जैसा कि सीविंग हमने कर लिया है, सीविंग में जैसा कि हमने देखा है ना वो गायरेशन, वाइब्रेशन एंड द ऑस्किलेशन वाला मेथड, तो यहाँ पे सीविंग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं अपना साइक्लोन सेपरेटर की बात। तो बेसिकली मैंने पहले बता रखा है कि साइक्लोन सेपरेटर में वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला ही काम होता है। मैं बट बता देता हूँ इन डिटेल यार, साइक्लोन वाला कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो काम करता है। बट ये कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, सब देखते हैं अभी बट इन नेक्स्ट स्लाइड। और एयर सेपरेटर भी हमें देखना है। ओके, सो ये रहा अपना शिविंग का। तो शिविंग का सबको पता है यार, मैंने बता ही दिया। शिविंग का कंस्ट्रक्शन भी देख लो आप बेसिकली एंड द वर्किंग ऑफ द सेविंग्स का आप देख सकते हो, ऑस्किलेशन वाला क्या है एंड फ्रंट एंड बैक, जैसे कि मैंने सारा बता दिया यार, तो इसमें कोई करना है नहीं सेविंग में। सो नेक्स्ट आता है अपना एंड द ब्रशिंग। मैंने ब्रशिंग का भी बता दिया। बेसिकली आप देख सकते हो लाइक हम बालू, देखो बालू कभी कभी आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपके घर पे हुआ हो तो ब्रशिंग मेथड वहाँ यूज होता है। बेसिकली वहाँ पे ब्रश से यूज करे या नहीं करे, वहाँ पे लाइक एक लकड़ी का जो लकड़ी के होल्डर होता है एंड उसमें मेटल का प्लेट लगा होता है। लाइक हम हमारे लोकल लैंग्वेज में, किसान लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं लाइक बेलचा। ओके, तो आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो आप देख लो, बट बेसिकली वही यूज होता है कि बालू को, उनके कंकड़ जो होते हैं ना वो मूव तो नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उसमें एनर्जी लग जाएगा उसको मूव करने में, तो बेसिकली उसको हम लाइक ऐसा होल्ड कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे बालू डाल दो, ऊपर से यहाँ पे ब्रशिंग मेथड कर सकते हैं। तो ब्रश यूज करो या फिर बेलचा यूज करो, जो मर्जी यूज करो, बस वहाँ से हमें सैंड पार्टिकल्स को जो छोटे छोटे हैं वो नीचे लाना होता है, और जो स्टोन होते हैं और जो भी इसके डस्ट पार्टिकल लाइक मिट्टी भी कभी कभी बालू में आते हैं, तो वो सारे के सारे नीचे लाने होते हैं। इसका सिंपल सा ब्रशिंग का मेथड यही है। एंड द नेक्स्ट बात की जाए इसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हाई स्पीड रोटेटरी द फिक्स इनसाइड द वर्टिकल सिलेंडर शीव सो दैट द रोटेशन और द रोटर पार्टिकल इज नॉन आउटवर्ड। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि सेंट्रीफ्यूगल के बारे में क्या क्या है। तो हम सेंट्रीफ्यूगल के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यार कि ये साइक्लोन सेपरेटर कैसे वर्क करता है। तो साइक्लोन सेपरेटर बेसिकली आप देख सकते इसका प्रिंसिपल क्या है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो बेसिकली। सो बेसिकली आप इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे। तो कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडरिकल वेसल्स विद अ कॉनिकल बेस। कॉनिकल बेस का मतलब ये होता है जो कोनाकार रहता है, जो कि ये देख सकते हो आप बेसिकली। ओके, द अपर पार्ट ऑफ द वेसल्स द फिल्ट्रेट द ट्रांजिशनल इंटेल एंड द फ्लूइड आउटलेट एंड द बेस इट फिल्टर विद सॉलिड आउटलेट। बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको बता दूँ यार, उतना इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये रहा उसका सिंपल सा इनलेट हो गया जो कि हम ऊपर से डालते हैं, एंड ये रहा उसका आउटलेट दो हो गया। हम यहाँ से डालेंगे। ओके, ये रहा अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डालने के लिए पार्टिकल्स। ओके, यहाँ से हम पार्टिकल डालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। ये वाला आपने देखा होगा अगर आपके घर पे खेती होता है। बेसिकली मेरे घर पे तो नहीं होता है खेती, बट मैंने ये वाला देखा है। ओके, ये कभी कभी पार्टिकल ये लाइक रेडी वाटर को साफ़ करने में भी यूज आता है। लाइक ये प्रेशर काफ़ी तेज़ हवा के साथ, ये एयर प्रेशर के साथ ये इससे हवा निकलता है।
सो इसके थ्रू हम पार्टिकल्स को डालेंगे एंड पार्टिकल डालने के बाद क्या होगा, बेसिकली देखो यहाँ से हम पार्टिकल डालते हैं और यहाँ से जो प्रेशर जनरेट होगा, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ से आता है, ओके यहाँ से हमने डाला, ओके यहाँ पे अगर ये अवेलेबल है ये वाला मोटर, यहाँ से हम डालते तो यहाँ पे आएगा, ओके। देन यहाँ से इतना तेज़ मूवमेंट होता है उसमें पार्टिकल्स का, काफ़ी तेज़ मूवमेंट होता है, ओके। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना यहाँ पे इसके सरफेस पे, ये इसका कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे पेंसिल डायग्राम है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो काफ़ी तेज़ मूवमेंट होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना इसके सरफेस पे ही, इनसाइड द सरफेस वो मूव करेंगे, मूव करते करते आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। मूव करते यहाँ बेसिकली देखो यहाँ पे मूव करेगा, करते 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 और यहाँ पे आकर निकल जाएगा, ओके। एंड जो हेवी पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, अगर प्रेशर ज़्यादा उनको चाहिए तभी वो मूव करेंगे, लेकिन हमने प्रेशर उतना ही दिया है जो कि हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो इजीली इस सिलेंडर पे मूव कर सके। और ये आउटलेट इसका दो होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए और एक बड़े वाले पार्टिकल्स। तो बड़े वाले पार्टिकल डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि इनको फोर्स ज़्यादा होता चाहिए होता है। और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली ये डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, इसमें कोई लंबा सीन नहीं है। और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट होगा एंड देन वो आउटलेट के दो आउटलेट है, हेवी वाले डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्ट नीचे आने का मेथड दिया हुआ है, उन पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तभी वो मूव करेंगे। और उतना फोर्स तो है नहीं अपने पास, हमने उतना ही डाला है जितना हमारे छोटे छोटे पार्टिकल जितने हमें सेपरेट करने हैं उतना ही फोर्स मूव कर सके, इतना ही हमने डाला है फोर्स। तो वो बेसिकली जो बड़े वाले पार्टिकल होंगे डायरेक्टली यहाँ से नीचे आ जाएंगे, तो छोटे वाले मूव करते करते यहाँ तक आएंगे एंड देन यहाँ से नीचे। तो ये दो आउटलेट होता है और एक इसका इनलेट होता है। आउटलेट और इनलेट का मतलब देखो, इनलेट यानी कि डालो, आउटलेट मतलब नहीं निकालो, ये तो सिंपल सा मतलब है, सबको समझ में आता है। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं वर्किंग का। तो वर्किंग हमने देख लिया यार, बेसिकली मैंने तो वर्किंग बता दिया कि कैसे होता है और क्या नहीं होता है इसका बेसिकली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े से हैं, आप पढ़ सकते हो। और मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव करता हूँ। तो यूज क्या इसका देख सकते हो, सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड गैस, इसका यूज देख लेते हैं। यूज टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन गैस एयर, ओके। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आता है एयर सेपरेटर। तो एयर सेपरेटर भी सेम है, इसका भी कॉनिकल शेप होता है डाउनवर्ड एंड ऊपर सिलेंड्रिकल शेप होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस होता है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि पंखे लगे पड़े हुए यहाँ पे, ओके। तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन पहले आपको बता दूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ही इनलेट है बट यहाँ पे हम ऊपर से डाल रहे हैं। बेसिकली हमने देखा था, लाइक आप देख सकते हो, फिर से मैं दिखा दूँ आपको। ये रहा अपना साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन वाले में देखो हम साइड से डाल रहे हैं, इसका आउटलेट जो है दो नीचे है बट यहाँ इनलेट इसका साइड से है। आप फिर से देख लो एक बार, यहाँ पे इनलेट साइड से है, आउटलेट दोनों बाहर हैं जो कि नीचे हैं। सेम प्रोसेस इसका भी है कंस्ट्रक्शन का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो इनलेट है वो ऊपर है एंड देन यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे हमें कोई लाइक एयर प्रेशर जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है और एयर प्रेशर जनरेटर भी हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ़ैन होता है और उसकी वजह से मूवमेंट होता है। यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे भी काम करता है एंड यहाँ पे भी अगर हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आएंगे एंड जो फाइन पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मूव करते करते यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बेसिकली इसका भी वही काम है, इसका भी अलग काम नहीं है। बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ एक बार यार क्योंकि मैंने वो वाला पढ़ा नहीं था, ये पढ़ना जरूरी पड़ गया। आप देखो प्रिंसिपल तो सेम होता है साइक्लोन सेपरेटर का, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। तो कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन कंसीडर सिलेंड्रिकल वेसल्स, द कॉनिकल वेस अपर पार्ट में होता है एंड द वेसल्स, द फिल्टर, द फीड, इनलेट एंड द बेस हैव टू वेरी टू आउटलेट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो टू आउटलेट है। एंड द हेवी पार्टिकल जो होते हैं रोटेटरी ब्लेड एंड द डिस्क अटैच टू द कंट्रोल शाफ्ट टू प्रोड्यूस एयर मूवमेंट। बेसिकली यहाँ पे वही है जैसा कि मैंने बताया। एंड द नेक्स्ट बात की जाए वर्किंग का, तो वर्किंग मैंने बता ही दिया यार क्या है वर्किंग, आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल ही ईजी है। यहाँ पे मूवमेंट के वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे मूव करते करते एंड देन वो नीचे आ जाते हैं। और द बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट नीचे आते हैं क्योंकि उनके लिए उनको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मुझे याद है, वो काफ़ी मैंने रट लिया था वो जब मैं 12th में था। लाइक एक इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई भी पार्टिकल्स को हम रखते हैं, ओके, एंड उसको जी टैन थीटा के स्पीड से अगर मूव करेंगे तो आप जितना मर्जी उसको जितना डिस्टेंस देना दे सकते हो, जितना दूर आपको मूव करना हो कर सकते हो। वहाँ पे वो जो इंक्लाइंड प्लेन से वो जो पार्टिकल आपने रखा है जी टैन थीटा के मूवमेंट से वो डाउनवर्ड मतलब स्वाइप होकर नीचे नहीं आएगा, वो वहाँ पे जमा रहेगा, वो मूवमेंट उसको चाहिए होता है। बट अगर जी टैन थीटा से जी टैन थीटा का वैल्यू अलग होता है, बट मैंने बस रट लिया था।
और जी टैन थीटा का अगर आप वैल्यू निकालोगे, अगर उससे अगर आप कम स्पीड देते हो उस इंक्लाइंड प्लेन को, वो ऑब्वियसली बात है वो नीचे आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे भी वही फंडा है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको जितना हमने प्रेशर दिया है, ओके, वो जितना हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर अप्लाई किया है, बस वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट होगा। एंड वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, और अगर उससे बड़ा पार्टिकल होगा उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा देना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, और वो मूवमेंट नहीं करेगा, दैट्स वाई वो डायरेक्टली फॉल डाउन हो जाएगा। और वो डायरेक्ट जो आता है नीचे वाला वो आउटलेट होता है एक, एंड दो सेकेंड वाला आउटलेट में जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो आते हैं। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब यही है। आई थिंक आज का लेक्चर इतना ही होगा। आई थिंक देखते हैं, ये तो लेक्चर ख़त्म हो गया, बट यार काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव रहा मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे कर दो, और प्लीज़ बेल आइकन को सब प्रेस कर दो, क्योंकि यार बेल आइकन को आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे। बेसिकली आपको अगर नहीं आएगा यार नोटिफिकेशन तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने कुछ वीडियो अपलोड करा है। मैं तो यार मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं करूँगा सारे सिलेबस कंप्लीट, और करके रहूँगा यार। प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे कर दो यार, एंड प्लीज़ कर दो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो कंटेंट क्रिएट करना, एंड देन प्रेजेंटेशन बनाना, एंड देन शूट करना, एंड देन एडिट करना, एंड देन अपलोड करना। यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत हो जाता है, और वो मुझे एक दिन में ही करना होता है सारे, क्योंकि यार अगले दिन मुझे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना होता है, पूरा दिन मुझे इसमें लग जाता है। तो प्लीज़ यार मैं एक लाइक तो डिजर्व करता हूँ, एंड शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और कोई आपके फार्मेसी वाले फ्रेंड हैं जो कि कर रहे हैं तो वो सही ही करना चाहते हैं तो आप प्लीज़, मैंने अब बहुत सारे गाइडलाइन दिए हुए हैं अपने चैनल पे कि फार्मेसी करना है तो कैसे करना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो सारे इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ जाओ देखो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो दैन मुझे आप कमेंट करो, या फिर अपने ईमेल पे दे दो, या फिर मेरे इंस्टा पे डीएम कर दो। मैं आपको ऑब्वियसली हेल्प करूँगा, मैं कॉन्टैक्ट तक कर दूँगा, मैं हेल्प करूँगा। बेसिकली मैं हेल्प करूँगा यार। मैं नहीं चाहता कि जनरेशन अपना इंडिया का ख़राब हो, और यार फार्मेसी का थोड़ा सा इज्जत ना बहुत कम है। मैं चाहता हूँ यार फार्मेसी का इज्जत थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि यार फार्मेसी वालों का ज़्यादा जॉब नहीं है। तो मैं फार्मेसी स्ट्रीम में रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ, और उसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इसी प्लेटफॉर्म से रेवोल्यूशन लाने वाला हूँ, और ऑब्वियसली मैं लाऊंगा। सो गाइज थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे रिवाइज करो और यार कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो प्लीज़।